2001 पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी जमात दावत इस्लामी दो टुकड़े हो रही थी। वो पार्टी जिसके कई मुमालिक में कारकुन, 1500 से जायद ब्रांचेस, तकरीबन 1,24,000 स्टूडेंट्स, अपना स्कूल, अपना चैनल, मजबूत क़यादत, लाखों अकीदतमंद। हैरानगी की बात यह कि इतनी बड़ी दीनी जमात मगर सियासत से दूर, न कोई सीट, न जलसा, न धरना, मगर फिर भी इस जमात का अमामा हर शहर में नजर आता। लीडरशिप ऐसी कि कोई सवाल ना उठाता। तो फिर ये तकसीम क्यों? सिर्फ एक खत की वजह से। वो खत था दावत इस्लामी के 3 सूबों के निगरान और अगले जानशीन समझे जाने वाले हाजी इब्राहिम कादरी का मौलाना इलियास कादरी के नाम। 20 सफ़ों के इस खत ने इत्तेहाद का सफ़ा फाड़ दिया था। मुरीद, आशिक, अकीदतमंद सब हैरान और परेशान थे। उस खत में ऐसा क्या था, ये कहानी फिर कभी सही। लेकिन इस डिवीजन की वजह से दावत इस्लामी के जो लाखों चाहने वाले तकलीफ में थे, उन्हीं में एक 23 साल का अकीदतमंद इंजीनियर भी था। वो जो कट्टर बरेलवी था, मौलाना इलियास कादरी और हाजी इब्राहिम कादरी को मुर्शिद मानता था। कोई नहीं जानता था कि ये तकसीम एक ऐसे इंजीनियर को जन्म देगी जिसका काम तो मशीनों में छेड़छाड़ करना था, मगर उसने सारे फिरके हिला डाले। जो चलना तो बुजुर्गों के रास्ते पर चाहता था, लेकिन उन पर ही सवाल उठा डाले। वो शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी सब बना और आखिर में ये तमाम अपने दुश्मन बना डाले। जिसने 5 साल मस्जिद में दूसरे फिरके का इमाम होने की वजह से बाजमात नमाज न पढ़ी, बाद में ये सारे फर्क ही खत्म कर डाले। क्या सुन्नी, क्या शिया, उसके स्टूडेंट्स सबके पीछे खड़े नजर आते। डिग्री तो उसके पास इंजीनियरिंग की थी, मगर शौक थे निराले। 19 ग्रेड का ऑफिसर रहा, मगर दिन रात मस्जिदों में गुजारे। ना मदरसे की सनद थी, ना कोई खास अमामा और जुब्बा, मगर हर फिरके के मुफ्तियों के सामने सैकड़ों सवाल रख डाले। जिंदगी में 5 उस्ताद बनाए और पांचों अलग अलग मसलक से चुन डाले। ये कहानी ऐसे इंजीनियर की है जिसने खोलना तो मशीन को सीखा था, मगर सबके अकीदे ही खोल डाले। फिरकों की दुकानें बंद, एक भी मसलक उसके साथ नहीं, मगर लाखों हैं सुनने वाले। जिसने हर फिरके की किताब पढ़ी, मगर मुफ्ती, अल्लामा या आलिम के बजाय इंजीनियर कहलाया। मजहब को पहचान बनाया। कुछ लोगों ने उसे गुमराह कहा तो कुछ ने एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा ठहराया। ना मस्जिद बनाई, ना चंदा बुक, सोशल मीडिया को हथियार बनाया। वीडियोस में तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज करता, मगर सामने बैठने से कतराता नजर आया। इश्क तो उसे दीन से था, मगर इमरान खान को भी अपना महबूब बनाया। ठीक समझे, आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। कोई नहीं। मिर्जा, 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 मिर्जा। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। पहले मौलाना इलियास कादरी के आशिक के बारे में बताऊं या उनके मुखालिफ के बारे में? देवबंदियों को गुस्ताख कहने वाले अली मिर्जा की स्टोरी सुनाऊं या तबलीगी जमात में जाने वाले अली मिर्जा का बताऊं? अहले हदीस को गुमराह समझने वाले की बात करूं या अहले हदीस की मस्जिद में एतकाफ करने वाले को डिस्कस करूं? मसलक अहले तशय्यो पर सवाल उठाने वाले की बात करूं या शिया आलिम को अपना उस्ताद मानने वाले का जिक्र करूं? खुद को सुन्नी, देवबंदी, वहाबी कहने वाले अली मिर्जा की जिंदगी पर रोशनी डालूं या फिरके से आजाद अली मोहम्मद मिर्जा की बात करूं? पेश इमाम देवबंदी होने पर 5 साल नमाज बाजमात ना पढ़ने वाले लड़के की कहानी से पर्दा उठाऊं या हर फिरके के पीछे नमाज को जायज करार देने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की कहानी सुनाऊं? इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल्ड स्टेटमेंट्स देने वाले से शुरू करूं या कुछ लोगों के मुताबिक बोग़्ज़े इमरान में मुब्तला इंजीनियर को एक्सपोज करूं? इंजीनियर साहब की लाइफ रोलर कोस्टर की तरह है। उसमें एडवेंचर भी है और मिस एडवेंचर भी, इस्लामिक टच भी है और पॉलिटिकल हेट भी, लोगों की मोहब्बत भी है और नफरत भी, जिद्दोजहद भी है और गिरफ्तारी भी, बहादुरी भी है और गद्दारी भी। इसलिए आपको शुरू से बताना पड़ेगा। ये जहलम है, पंजाब का एक छोटा सा शहर जिसके एक तरफ दरिया बहता है और दूसरी तरफ मशीन मोहल्ला।
इसी मोहल्ले के एक छोटे से घर में मिर्जा अरशद महमूद के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है मोहम्मद अली। मिर्जा अरशद महमूद ना मुफ्ती थे ना मौलवी, एक बैंक में मुलाजिम थे, इसलिए घर में ना कोई मदरसा था ना खानकाह, ना पीरी मुरीदी का कोई सिलसिला। बाप नौकरी पर जाता, माँ घर संभालती और अली अपने 2 भाइयों के साथ स्कूल जाता। ये बिल्कुल आम सा घराना था, मगर इस आम से घर में रहने वाले अली के शौक बचपन से ही खास थे। उसको अपने मोहल्ले में सब्ज अमामे वाले कई लोग नजर आते, वहां से मदनी काफले निकलते, दरसो नात की महफिलें होती। अली को खेल कूद से ज्यादा मजहब से लगाव था, इसलिए वो मैदान में क्रिकेट खेलने के बजाय इन सब्ज अमामों वाले काफलों के पीछे चल पड़ा। दावते इस्लामी, यही अली का पहला इश्क था और ये इश्क वक्त के साथ साथ बढ़ता चला गया। 1992 में मोहम्मद अली ने मैट्रिक किया, 1994 में FSC और उसी साल कराची में दावत इस्लामी का इज्तिमा भी हुआ, जिसमें अली आगे था। फिर 1995 से 2001 तक मुल्तान के इज्तिमात, जहां काफिला जाता अली वहां मौजूद होता। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। मगरिब की अजान हो रही है, कमरे के सारे लड़के वुजू करके निकलते हैं, मगर एक लड़का नहीं निकलता और दरवाजा बंद कर देता है। मस्जिद में बाजमात नमाज हो गई। फिर वो लड़का बाहर निकला, वुजू किया और अलग नमाज पढ़ी। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ, तुमने अलग नमाज क्यों पढ़ी? वो जवाब देता है कि ये जो मस्जिद का इमाम है ना, इसके पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि ये दूसरे मसलक का है। वो लड़का कोई और नहीं, अली मिर्जा ही था। और ये एक दिन की बात भी नहीं थी। 5 साल तक मोहम्मद अली ने ऐसा ही किया, सिर्फ इसलिए कि इमाम मस्जिद का फिरका अलग था। कौन जानता था कि फ्यूचर में यही लड़का लाखों लोगों को दर्ज देगा कि हर मसलक के पीछे नमाज जायज है। नमाज में आपने कभी भी उम्मत से अलग नहीं होना। जिस फिरके की मर्जी मस्जिद आ जाए, आपने वहां नमाज पढ़ लेनी है। नमाज एक बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने इमाम कौन खड़ा है। ये हुआ कैसे, आगे बताता हूँ, क्योंकि उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो पहला टर्निंग पॉइंट क्या था जो अली की जिंदगी में आया। जून 2000 में अली की डिग्री मुकम्मल हुई। उस दौरान मोहम्मद अली दावत इस्लामी का कोई इज्तिमा नहीं छोड़ता, हर एक्टिविटी में सबसे आगे होता। और फिर अगले ही साल वो खत आ जाता है जिसका मैंने इंट्रो में बताया था। हाजी इब्राहिम कादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना इलियास कादरी के सामने खुफिया तौर पर तो रखते हैं, लेकिन वो पब्लिक हो जाते हैं और ऐसे दावत इस्लामी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अली के लिए सदमा बहुत गहरा था, इतना गहरा कि उसका दिल ही उठ गया। अली दावत इस्लामी छोड़कर आजाद बरेलवी बन गया, यानी जमात छोड़ दी लेकिन नजरियात वही थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई के लोग आजाद उम्मीदवार की हैसियत से तो लड़े, यानी जमात नहीं थी मगर नजरियात वही थे। वो पार्टी जिसमें अली ने नौजवानी गुजार दी, वो छोड़कर जहलम वापस आ गया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। नौकरी तो नहीं मिली मगर मौका मिल गया, सही बुखारी और सही मुस्लिम खुद पढ़ने का। मजहब का शौक तो शुरू से था, किताबों का वो आशिक था। मैट्रिक में ही कई दीनी किताबें मुकम्मल पढ़ भी चुका था। 2001 से 2002 तक अली घर पर था मगर फारिग नहीं। उसने सही मुस्लिम और सही बुखारी खत्म की। ये जिंदगी में पहली बार था जब कई कॉन्सेप्ट्स खुद से पढ़कर क्लियर हुए, जहन खुला और फिर कुदरत ने एक और मौका दिया। अली की एक सरकारी इदारे में जॉब लग गई। ऑफिस इस्लामाबाद में था, इसलिए जहलम छोड़ना पड़ा। इसी दौरान उसकी शादी भी हुई, मगर उससे अली की लाइफ पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि अहलिया तो फैमिली के साथ थी और फैमिली जहलम में थी। अली मैरिड होने के बावजूद बैचलर्स वाली लाइफ एंजॉय कर रहा था, मगर चाय के होटल्स या क्लब्स में नहीं बल्कि रिसर्च में। इस्लामाबाद में अकेले रहने का ये फायदा हुआ कि उसे मजीद दीनी तहकीक का वक्त मिल गया। अली और उसके चंद दोस्त ऑफिस से आने के बाद इसी काम में लगे रहते। दिमाग खुला, सोच बदली, नए सवालात जहन में खड़े हो गए। इसलिए तो हम भी कहते हैं अनरेवलिंग द वाई, क्योंकि ये क्यों ही होता है, वाई ही होता है जो आपके जहन की गिरहें खोलता है और आपको नए रास्ते पर ले चलता है। अली को भी अपने वाई की तलाश थी मगर रास्ता नहीं मिल रहा था। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन सही कौन गलत, कौन जन्नती कौन दोज़खी, अली को समझ नहीं आ रहा था। ये सीडीज का दौर था, इंटरनेट उस वक्त इतना आम नहीं था। फिल्में, ड्रामे, गाने सब सीडीज में आते थे। एक दिन अली के दोस्त ने उसे एक सीडी दी और कहा, यार ये अशफाक अहमद का ड्रामा है, इसको देखना, मन चलेगा सौदा।
उस ड्रामे में एक करोड़पति शख्स अपनी सारी दौलत छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर निकल जाता है। ये ड्रामा देखकर एक बार फिर अली को अपना माजी याद आ गया, जब वो दावत इस्लामी में तबलीग दीन किया करता था। खून जोश मारता है, वो एक बार फिर तबलीग का इरादा करता है, मगर इस बार दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि आजाद। अली इस्लामाबाद के सेक्टर G10-4 में रहता था। वहीं एक मस्जिद थी, उसी में अली ने लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। पीर को दरस कुरान, मंगल को दरस हदीस, बुध को फिक़ही मसाइल और जुमेरात को तसव्वुफ। मजमा बढ़ने लगा, मजीद तहकीक का शौक भी बढ़ने लगा। लेकिन अब भी अली खुद को एक फिरके से मंसूब रखता, मगर जल्द ही यह निस्बत खत्म होने वाली थी। ये मार्च का महीना था जब अली को ऑफिस से कॉल आई कि काम के सिलसिले में कराची और फिर बलूचिस्तान जाना है। वो कराची गया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात भी की, उन्हीं के जानने वाले के मदरसे में 2 दिन क़याम किया और फिर डिफेंस के एक बंगले में आ गया। ये बंगला ऑफिस की तरफ से था जिसमें स्टाफ को ठहराया गया था। उसी ऑफिस से थोड़ी दूर समंदर था जिसकी लहरों की आवाज साफ सुनाई देती, और वहीं पर एक मस्जिद बनी हुई थी। एक दिन अली को जोहर की नमाज पढ़नी थी और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि जो सामने मस्जिद है ये किस फिरके की है, क्योंकि ना उस मस्जिद पर कोई बोर्ड था ना निशानी जिससे पहचान हो सके। उसने आसपास के लोगों से पूछा, ये किस फिरके की मस्जिद है? जवाब मिला, किसी फिरके की नहीं, बस मस्जिद है। अली हैरान हुआ और पूछा, इस मस्जिद में कोई लाइब्रेरी है? लोगों ने बताया, हाँ बेसमेंट में है। अली बेसमेंट गया तो किताबें और सीडीज देखकर पता चला कि ये डॉक्टर इसरार अहमद की मस्जिद है। ये सुनकर अली खुश नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त उसके दिल में डॉक्टर इसरार अहमद के लिए सिर्फ मुखालफत थी। वो एक सीडी उठाता है, कुरान और इकबाल। नियत ये थी कि देखूं तो सही कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इकबाल पर क्या एतराज किया होगा। यानी सीडी भी मुखालफत की नियत से उठाई, मगर वापस आकर जब वो सीडी लगाता है तो मैसेज कुछ और निकलता है। मैसेज ये था कि मुसलमानों के जवाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कुरान छोड़ दिया। ये जुमला जितना सादा था उतना भारी भी था। इस एक जुमले ने अली का खुद को देखने का जाविया ही बदल दिया। अगर तुम पर यह हकीकत आश्कार नहीं हो रही कि ये किताब और सुन्नत की दावत हक है, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हम कर सकते। उस रात के बाद तो अली के लैपटॉप पर ड्रामे नहीं, इमाम काबा की तिलावत और फतेह मोहम्मद जहलंधरी का तर्जुमा चलने लगा। वो बाकायदगी से बयानुल कुरान सुनने लगा और यूं डॉक्टर इसरार अहमद अली के पहले उस्ताद बन गए। जो मुसीबत भी तुम पर आती है इंसानों, वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों की वजह से आती है। और अभी तो अल्लाह बहुत सी चीजों को तो माफ भी करता रहता है, हर तुम्हारी गलती पर पकड़ता नहीं है, हर खता के ऊपर तुम्हें सजा नहीं देता है। कहते हैं जैसे आपके शौक होते हैं वैसे ही लोग भी मिलते हैं। अली का रुझान मजहब की तरफ था तो उसकी गैदरिंग भी वैसे ही थी। उन्हीं दिनों उसके कुलीग ने नई नई दाढ़ी रखी थी। उसने अली से कहा, यार मैंने दाढ़ी रख ली है तो लोग दीनी मसाइल भी पूछेंगे, ऐसा करो मुझे कुछ दीनी किताबें ला दो। ये कहकर उसने अली को 5,000 रुपए दिए। अली ने सिवाय कुरान और अहदीस के बाकी सारी बड़ी किताबें खरीद कर उसे दे दी। कुछ दिन बाद वही कलीग उन किताबों में से एक किताब का सफा हाईलाइट करके ऑफिस लाता है और पूछता है, ये जो किताबें तुमने दी हैं ये ठीक है? अली कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो एक इबारत पढ़कर सुनाता है और अली के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुलीग कहता है, ये तुम्हारे ही बड़े आलिम की लिखी हुई है। अली को यकीन नहीं आता, कहता है शायद मिस प्रिंटिंग होगी, मगर किताब सामने थी। अब अली के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी बात वापस ले या फिर अपने आलिम से इख्तिलाफ करे। 30 सालों में ये पहली बार था जब मोहम्मद अली मिर्जा ने अपने ही मसलक के आलिम की बात से इख्तिलाफ किया। डॉक्टर इसरार को अपना उस्ताद तस्लीम करने के बाद अली ने दोबारा उसी मस्जिद में लेक्चर देना शुरू कर दिया जहां वो बरसों से दर्स दे रहा था। मगर 2-4 दिन बाद मस्जिद कमेटी आ जाती है और दर्स बंद करा देती है। वो कहते हैं, हमने तो आपको दर्स देने का कहा था, मगर आप तो कुछ और ही करने हैं भाई। दावत इस्लामी का दरवाजा बंद होने के बाद ये दूसरा दरवाजा था जो उसके मुंह पर बंद हुआ, मगर सिर्फ दरवाजा ही बंद हुआ था, रास्ता खुला था। कुछ लोगों ने कहा, ये जो तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो ना, ऐसे ही बातें गोलड़ा शरीफ वाले एक पीर साहब भी करते हैं, और मजे की बात उनका ताल्लुक भी तुम्हारे मसलक से है। अली पहले उन पीर साहब की कुछ किताबें पढ़ता है। वो किताबें पढ़ने के बाद उसका पीर साहब से मिलने का शौक मजीद बढ़ जाता है। ये इस्लामाबाद का गोलड़ा शरीफ है। शहर के शोर से हटकर एक पुराना दरबार,
जहां पीर मेहर अली शाह का मजार है। बाहर सड़क पर चादरों की दुकानें, फूलों के टोकरे और देगें चढ़ी हैं। लंगर की खुशबू गली के आखिर तक जाती है। दरबार से जरा आगे एक घर है और आज वहां रश लगा हुआ है। जूतों की लंबी लाइन है, सहन में दरी बिछी है, मजमा लगा हुआ है। कोई घंटों से बैठा है, कोई दूसरे शहर से आया है। किसी के हाथ में मिठाई का डब्बा है, किसी के हाथ में एक दरख्वास्त। कोई बेटे की नौकरी के लिए आया है तो कोई बेटी की शादी के लिए, कोई बीमारी का दम कराने तो कोई सिर्फ एक नजर देखने। वो सब लोग सिर्फ एक शख्स के मुंतजिर हैं, गोलड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन, पीर मेहर अली शाह के पड़पोते, 7 जबानों के शायर और लाखों मुरीदों के मुर्शिद पीर नसीरुद्दीन शाह। असां ते ए दस्या ने देने वाला सिर्फ वो है, मुश्किल कुशा सिर्फ वो है, हाजत रवा सिर्फ वो है। असां ने मशाइख ते असां ए दर्स दिता है। उसी रश में एक आदमी और बैठा है जो ना दम कराने आया है, ना तावीज लेने और ना मन्नत मांगने। उसके हाथ में तो मिठाई का डब्बा भी नहीं, सिर्फ कुछ सवाल हैं। और आने से पहले उसने पीर नसीरुद्दीन शाह की 2 किताबें पढ़ रखी हैं। बारी आती है, वो शख्स जूते उतार के अंदर जाता है। सादा सा कमरा, फर्श पर दरी, एक तरफ तकिया और दीवार के साथ कुछ किताबें। सामने ही पीर नसीरुद्दीन शाह बैठे थे। इससे पहले के मिलने वाला कुछ कहता, एक बूढ़ी औरत अंदर आती है, झुकी हुई कमर, मैला सा दुपट्टा और कांपते हुए हाथ। वो दुपट्टे का कोना खोलती है और उसमें एक नोट बंधा होता है, 50 का, मुड़ा हुआ। वो ये नोट पीर साहब की तरफ बढ़ा देती है और पीर साहब वो नोट लेते नहीं बल्कि सख्ती से मना करते हैं। ये मंजर देखकर पीर नसीरुद्दीन शाह से मुलाकात के लिए आने वाला शख्स दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी तो ये सोच थी कि पीरी मुरीदी का कारोबार ही चंदे से चलता है, मगर सामने बैठा पीर तो चंदे के खिलाफ है। वो मुलाकाती कोई और नहीं, मोहम्मद अली मिर्जा ही था। और ये मुलाकात ऐसी रही कि उसने अपना दूसरा उस्ताद सैयद पीर नसीरुद्दीन शाह को बना लिया। नसीरुद्दीन शाह से मुलाकात में तो कई बातें क्लियर हुई। डॉक्टर इसरार के बाद पीर नसीरुद्दीन शाह से मुलाकात उसे एक दूसरे मसलक के करीब कर देती है। अब सिचुएशन ये थी कि एक नमाज बरेलवी मस्जिद में और एक नमाज देवबंदी मस्जिद में। वही अली जो 5 साल दरवाजा बंद करके अकेला नमाज पढ़ता रहा, अब 2 मसालिक की मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ रहा था। मगर कुछ सवालात अब भी बाकी थे जो अली को बेचैन कर रहे थे। उन सवालात के जवाब हासिल करने के लिए वो एक और आलिम के पास पहुंच गया, जिसने उसे एक किताब दी और कहा, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। अली ने वो किताब एक रात में पढ़ डाली और सुबह तक उसे ये रिजल्ट मिला। बरेलवियों और देवबंदियों में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें ये भी वही वाली मानते हैं। असल जो फिरका है ना, यानी मेरा उस वक्त ये वो वाबी हैं, ये अहले हदीस। ये यौम तकबीर की 10वीं सालगिरह है। पूरा मुल्क एटमी ताकत बनने का जश्न मना रहा है और अटक की एक छोटी सी लाइब्रेरी में मोहम्मद अली मिर्जा बैठा है। हाथ में एक कागज है जिस पर सारे इख्तिलाफी नोट्स लिखे हैं। इरादा क्या है कि कम से कम सामने बैठे शख्स को एक मसले में तो शिकस्त दूं। डिबेट शुरू हुई। बहुत कोशिश करके अली एक मसला निकाल ही लेता है, मगर सामने बैठे शेख साहब बहस ही नहीं करते। वो उठते हैं, किताब निकालते हैं, उस मसले से मुताल्लिक हदीस खुद पढ़कर सुनाते हैं और सही बुखारी की एक रिवायत सामने रख देते हैं। फिर वो हुआ जो अली की जिंदगी में कभी ना हो सका। वो सामने बैठे शेख साहब से कहता है कि आपने मुझे लाजवाब कर दिया। मेरा अकीदा साबित हो ना हो, आपका साबित हो गया है। सामने बैठे शेख साहब थे मोहम्मद अली मिर्जा के तीसरे उस्ताद शेख जुबैर अली जई, जिनका ताल्लुक मसलक अहले हदीस से था। जी हाँ, वही मसलक जिसे मोहम्मद अली मिर्जा गुमराह समझता था, आज उसी मसलक के आलिम का अकीदा दुरुस्त होने की खुद गवाही दे रहा था। मैं एक किताब लिख रहा हूँ इस दौर के उलमा पर, अनवारुस सबील फी मीज़ान अल-जर्ह व तादील, जिसमें मैं सिक्का रावी भी और कज़्ज़ाब और गैर रावी ला। काफी उनकी सोहबत भी नसीब रही। मैं कोई बकायदा उनका शागिर्द नहीं हूं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया। लेकिन शेख अली जई से ये ताल्लुक अली को खत्म करना पड़ा। उसके पीछे वजह क्या थी, आगे पता चल जाएगा। अभी ये समझें कि अली सिर्फ शेख जुबैर अली जई से मुलाकात ही नहीं करता, बल्कि एक रिक्वेस्ट भी करता है कि वो शेख साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाहता है। यूं 17 जून को एक वीडियो रिकॉर्ड होती है, 100 क्वेश्चंस विद शेख जुबैर अली जई, शेख साहब की जिंदगी का पहला इंटरव्यू। और ये जब रिलीज होती है ना,
ہلچل مچ جاتی ہے۔ شیخ صاحب کے اپنے ساتھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کے ساتھ ایک کے بعد دوسری ویڈیو آنے لگی، مگر علی کی مخالفت بھی بڑھنے لگی۔ اسی دوران علی جہلم کی مسجد جامعہ عصریہ میں نماز پڑھانے لگا۔ عشاء کے بعد نمازیوں کو گھر لاتا، لیکچرز دیتا۔ ایک دو اور مساجد میں بھی اسے درس کے لیے بلایا گیا، مگر اس وقت تک علی کے دماغ میں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا خیال نہ تھا۔ قریبی علاقوں میں رمضان یا میلاد میں درس دے دیا کرتا۔ حلقہ بڑھنے لگا، لوگ جڑنے لگے، مگر اب وہ جس فرقے کے ساتھ جڑا تھا وہ لوگ تنگ ہونے لگے۔ اہل حدیث کے لیے مسئلہ نمبر 80 ہے میرا، شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین، جس میں میں نے اہل حدیث کے منہج کی خرابیاں نہیں، ان کے مسلک کی خرابیاں بتائی ہیں۔ میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں۔ اس روئے عرض پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے، بشرطے کہ وہ خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہوں۔ ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا مسلک بدل لیا، مگر جہاں جاتا لوگ مخالف ہو جاتے، یہاں تک کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر علی فقہی مسائل ڈسکس کیا کرتا وہ بھی اب اسے سلام تک نہ کرتے۔ شیخ صاحب کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا یہ سلسلہ کافی لوگوں کو ناگوار گزر رہا تھا، مگر محمد علی مرزا نے کہاں رکنا تھا۔ جب شیخ صاحب کو زیادہ لوگ تنگ کرنے لگے تو علی نے ایک مشکل فیصلہ کیا، اس نے اپنے استاد سے تعلق ختم کر دیا۔ تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی میں تو اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نہ قطع تعلق ہی کر لیں، اب ہم قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ مولوی جب آپ کو رابطہ کریں گے، میرا اسے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا اور آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالے گا کہ اس کو سمجھائیں۔ علی نے رشتہ قربان کر دیا، کیونکہ اسے تو اپنی منزل کی تلاش تھی۔ وہ یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا تھا جو اسے ایک ایسے شخص کے پاس لے کر جا رہا تھا جس نے محمد علی مرزا کو وہ انجینئر محمد علی مرزا بنایا جسے آج دنیا جانتی ہے۔ علی جس مسلک کے ساتھ جڑا تھا وہاں وہ ایک نام مسلسل سنتا، ایسے شخص کا نام جسے جانتے تو سب تھے مگر اس سے ملنا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ علی کو بھی لوگوں نے یہی سمجھایا کہ سب سے بات کر لینا مگر فیصلہ بات کے اس بابے سے ملاقات مت کرنا، وہ گمراہ ہے، وہ تمہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ جتنا زیادہ اس شخصیت کی برائی کی جاتی، علی کے دل میں ان سے ملنے کی خواہش بڑھتی۔ ایک دن علی کا دوست آیا، اس نے بتایا کہ وہ اسی شخصیت سے ملنے فیصلہ آباد جا رہا ہے۔ علی نے کہا، میں ملنے تو نہیں جا سکتا لیکن تم جا رہے ہو تو ان کی کچھ CDs لے آنا۔ کچھ دن میں ہی فیصلہ آباد کے اس بابا کی CDs علی کے پاس تھی۔ علی انہیں لگاتا ہے، تھوڑی سی آگے کر کے ویڈیو دیکھتا ہے کہ دیکھوں بات کیا ہو رہی ہے، اور جو پہلا جملہ اس کے کانوں میں پڑتا ہے وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا حوالہ تھا۔ علی وہیں رک جاتا ہے، CD روکتا ہے، بخاری کھولتا ہے، روایت نکالتا ہے اور سیدھا شیخ زبیر علی زئی کو فون کرتا ہے۔ شیخ صاحب کا پہلا جواب ہوتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور تھوڑی ہی دیر بعد شیخ صاحب واپس علی کو کال کر کے تصدیق کرتے ہیں کہ بخاری کی جو حدیث فیصل آباد کا وہ بابا بتا رہا ہے اس میں موجود ہے۔ یہ محمد علی مرزا کی لائف کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ فیصل آباد کے بابا کی CDs روز سنتا، پوائنٹرز نکالتا اور نوٹس بناتا۔ بابا پنجابی بولتے تھے۔ انجینئر کو آئیڈیا آیا، اس نے ساری CDs سے جمع کیے گئے ہوئے نوٹس کا ایک لیکچر بنایا اور YouTube پر اپلوڈ کر دیا۔ یہ لیکچر 2 گھنٹے سے زیادہ کا تھا جو 10 اگست 2011 کو اپلوڈ ہوا۔ یہ علی مرزا کی پہلی ویڈیو تھی جس نے 5000 ویوز کراس کیے، ورنہ اس کی پچھلی ویڈیوز جو وہ YouTube پہ کبھی ڈال دیا کرتا تھا چند 100 ویوز ہی آتے تھے۔ یہ ویڈیو کچھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کی اور فیصل آباد کے اسی بابا کو بھجوا دی جن کے پنجابی لیکچر سن کر علی نے یہ مکمل لیکچر ریکارڈ کرایا تھا۔ قسمت دیکھیے کہ جن سے ملنے کی خواہش علی کی تھی اب وہ بابا علی سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ یوم قرارداد پاکستان کا دن، جب ہر پاکستانی اپنے وطن سے عہد وفا کرتا ہے، اسی دن ایک شاگرد کی اپنے استاد سے پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ محمد علی مرزا اپنے چوتھے استاد سے مل رہا تھا، وہ استاد جس کے پنجابی لیکچر سن کر اس نے اپنا ایسا پہلا لیکچر تیار کیا تھا جس نے کئی لوگوں کو شاکڈ کر دیا، وہ استاد جس کو لوگ گمراہ کہتے تھے، وہ استاد جس کو اس کے اپنے ہی ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ فیصل آباد والے بابا تھے مولانا محمد اسحاق۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا مجھے جو تعارف پہلی دفعہ ہوا نا وہ اہل حدیث نے کروایا اور نیگیٹو کروایا جب میں نیا اہل حدیث کی طرف آیا۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں، علی کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہ ملاقات نہیں، وہ منزل تھی جس پر پہنچ کر اس نے نئی منزل طے کرنی تھی۔
وہ مقام تھا جہاں سے سارے راستے صاف دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ مولانا محمد اسحاق سے ملاقات نے محمد علی مرزا کو دی ون اینڈ اونلی انجینئر محمد علی مرزا بنا دیا۔ مگر انجینئر محمد علی مرزا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اس کی ریسرچ کیا ہے، ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس پر تمام مسالک کی مساجد کے دروازے بند تھے۔ اس لیے عام آدمی تک کیسے اپنا پیغام پہنچایا جائے، یہ تھا $1 ملین کوئسچن۔ اور یہاں کون کام آیا، کیسے کام آیا، وہ آگے بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی یہ سمجھ لیں کہ انجینئر مولانا محمد اسحاق سے 2 چیزیں سیکھ کر اٹھا کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا اور نماز ہر فرقے کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اس ملاقات کے بعد دماغ کی الجھنیں سلجھ گئیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو راستہ بھی سمجھ آ گیا اور منزل بھی نظر آنے لگی۔ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی، 40 questions with مولانا محمد اسحاق۔ تحقیق کے سفر میں ابھی ایک اور کردار باقی تھا، ایک مسلک باقی تھا، ایک استاد باقی تھا، جس کا نام تھا ثاقب اکبر۔ وہ مکتبہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ ثاقب اکبر سے انہوں نے برداشت سیکھی۔ ایک استاد بریلوی، ایک دیوبندی، ایک اہل حدیث، ایک وہابی اور ایک شیعہ۔ تاریخ میں شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ ایک مسلمان کے 5 دینی استاد ہوں، وہ بھی مختلف مسالک کے، مگر یہی انجینئر مرزا کی سب سے منفرد بات تھی۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتا، سب کے پیچھے نماز پڑھتا، کسی کی تکفیر نہیں کرتا، کسی کو واجب القتل نہیں کہتا، اختلاف کرتا مگر انسانیت کے دائرے میں رہ کر، بات کرتا تو قرآن و احادیث کے ریفرنس کے ساتھ۔ مگر ابھی تک وہی چیلنج تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ سارے مسالک کے تقریباً تمام علماء سے وہ بگاڑ بیٹھا تھا۔ کسی بھی دینی جماعت کے اجتماع میں لیکچر نہیں دے سکتا تھا۔ چند ایک مساجد میں درس کی اجازت تھی، لیکن انجینئر کو اپنی ریسرچ ماسز تک پہنچانی تھی۔ جو کچھ اس نے سمجھا عام آدمی کو سمجھانا تھا، مگر کیسے؟ انجینئر محمد علی مرزا ایک دن یہی بیٹھا اپنے کمرے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے والد آئے اور کہا، یہ جو تم عشاء کی نماز کے بعد چند لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہو اور لیکچر دیتے ہو، کسی کو ریکارڈ کر دو۔ جی ہاں، انجینئر محمد علی مرزا کو نام ہی نہیں، شناخت دینے والے بھی ان کے والد تھے۔ آئیڈیا دماغ پر لگا، فیصلہ ہوا۔ علی نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، ویب کیم آن کیا، ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے چل کر جس یوٹیوب پر وہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، یہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پاکستان کے مقبول ترین ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں سے ایک بن جائے گا۔ اکتوبر 2010 میں باقاعدہ ریکارڈنگ کا سیٹ اپ لگا اور پہلا سیشن تھا قرآن کلاسز۔ 344 لیکچرز 9 سالوں میں ریکارڈ ہوئے، قرآن مکمل ہوا، پھر درس ریکارڈ ہوئے، یہاں تک کہ جو لوگوں کے سوالات ہوتے ان کے جوابات بھی ریکارڈ ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا، مقبولیت بڑھتی گئی۔ جولائی 2021 میں اس کام کے لیے نئی بلڈنگ لی گئی، پبلک سیشن شروع ہوئے۔ ان سیشنز کا طریقہ بھی بہت الگ تھا۔ ہر اتوار کو جہلم کی اس گلی میں ایک لمبی لائن لگتی جہاں انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی تھی۔ نہ سفارش، نہ اپوائنٹمنٹ، نہ کسی کا حوالہ، بس شناختی کارڈ دکھاؤ اور اندر جاؤ۔ لوگ کہتے یہ کون سا عالم ہے جو اتنا سادہ ہے، ورنہ دوسرے علماء کرام سے ملنے کے لیے تو مہینوں پہلے کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا۔ یہ کیسا بندہ ہے کہ جس سے جاؤ، آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، جو چاہے مل لے۔ نہ اس نے چندہ بک بنائی، نہ کسی سے چندہ مانگا، اور نہ ہی کوئی اپنی مسجد بنائی۔ یوٹیوب پر چینل بھی بنایا تو اس پر مونیٹائزیشن آف رکھی۔ لوگوں سے کہا میرا کنٹینٹ کاپی رائٹ فری ہے، جتنے چاہے چینلز بناؤ اور میرے چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیوز لگاؤ، بس ان پر مونیٹائزیشن آن مت کرنا۔ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہے، اس کے حوالے سے میرا شروع سے بڑا سخت موقف ہے۔ ویڈیو ایڈز ہے نا جی، ان کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا عالم تھا جو بہترین مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ بھی تھا، کیونکہ جو کام بڑے بڑے کانٹینٹ کریٹرز نہیں کر پاتے، انجینئر نے بڑی پلاننگ سے کیا۔ سب سے پہلے کنٹروورشل ٹاپکس چنے، خود کو ایزی ٹو ایکسس رکھا، جو چاہتا مل سکتا تھا، جو چاہتا پوچھ سکتا تھا۔ سب کو پرمیشن دے دی کہ کوئی بھی اس کے کانٹینٹ کو یوز کر کے اپنا چینل بنا لے۔ یوٹیوب پر کانٹینٹ کی انگیجمنٹ بڑھ رہی تھی، ویوز آ رہے تھے، اور جہلم کی اکیڈمی میں لوگوں کا رش، بات ہزاروں سے لاکھوں ویوز تک چلی گئی۔ وہ لڑکا جسے کوئی ممبر دینے کو تیار نہ تھا، اب اسے کسی بھی مسلک کی مسجد یا ممبر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یوٹیوب اس کا ممبر بن چکا تھا اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا اسے سن رہا تھا۔
ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इंजीनियर की तहकीक सही है या गलत, उनका नजरिया हक है या बातिल, उनके अकायद ठीक हैं या नहीं, इस पर राय देना मेरा काम नहीं, क्योंकि तमाम मसालिक के नजरियाती और फिक्री इख्तलाफात तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पहले के हैं। बस ये समझ लें कि उसमें एक और फिरके या मसलक का इजाफा हो गया। हालांकि वो खुद को मुसलमान कहते हैं, मगर है तो उनका ग्रुप ही ना जो उन्हें फॉलो करता है। अब वो शख्स जिसे कभी किसी मस्जिद का इमाम सुनने को तैयार ना था, मुख्तलिफ रमजान ट्रांसमिशंस और प्रोग्राम्स में नजर आने लगा, बड़े बड़े उलमाए कराम के पैनल में बैठने लगा, बड़े बड़े मीडिया इंडस्ट्री के नाम खुद चलकर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी उनसे मुलाकात करने आते, बड़े बड़े सहाफ़ी उनसे इंटरव्यूज करने के ख्वाहिशमंद नजर आते। लेकिन इस शोहरत के साथ वो खतरा भी आया जिसने अली की जिंदगी बदल दी। उन पर 3 बड़े हमले हुए, एक में तो वो जख्मी भी हुए। पहला 28 अक्टूबर 2017, दूसरा 14 मार्च 2021 और तीसरा 23 अक्टूबर 2022। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को उन्हीं की एकेडमी में जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद इतवार का वो पब्लिक सेशन नहीं रुका। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लोगों से मिलते, उनके सवालों के जवाब देते, वो वीडियो रिकॉर्ड होती और यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाती। इंजीनियर साहब क्योंकि बहुत हार्ड लाइनर थे और जिस मसलक के बारे में भी बात करते बहुत सख्त करते, फिर मशहूर भी होने लगे, तो बहुत से उलमाए कराम उनकी बातों का, सवालात और एतराज़ात का जवाब देने लगे। इस चीज ने तो जलती पर तेल का काम किया। जो लोग इंजीनियर को नहीं भी जानते थे वो भी यूट्यूब पर सर्च करके उन्हें ढूंढते और सुनने लगे। कभी एक मसलक की जानिब से सवाल होता तो इंजीनियर की तरफ से जवाब आता, कभी इंजीनियर की तरफ से सवाल होता तो जिस मसलक के ऊपर होता उसके आलिम का जवाब आता। ये वीडियो वाला खेल काफी टाइम से जारी था कि फिर जहलम के इंजीनियर का कराची के मुफ्ती से टाकरा हो गया। आपने खुद कहा कि मैं आना चाहता हूँ जेलम, हम आपको वेलकम करते हैं यहाँ पे, आप तशरीफ लाएं, अपना कैमरामैन भी बेशक ले आए आप, और आप लाइव वीडियो चलाना चाहते हैं चलाएं। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए, और मुझे लगता है कि मेरी करामत ही ये निकलेगी कि ये कभी भी इधर नहीं आएंगे। ये पहली बार था जब इंजीनियर साहब ने बराह रास्त किसी आलिम को 1-on-1 मनाजरे का चैलेंज दिया। उसके बाद तो जैसे तूफान आ गया। 2 मसलक ही नहीं, तमाम फिरकों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मुफ्ती तारिक मसूद के साथ मनाजरा देखने के लिए बेताब हो गए। और फिर एक दिन आया कि जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम पहुंच गए, मगर ये क्या, जिसने कैमरामैन के साथ बुलाया वो खुद नजर ना आया। मेहमान तो आ गया था मगर मेजबान गायब था। 5 अक्टूबर 2021 मैं इस वक्त जेहलम में हूँ। आप जेहलम का मशहूर चौक देख सकते हैं, और मेरा ये जिंदगी में पहला सफर है जेहलम का, और इसका बुनियादी मकसद इंजीनियर अली मिर्जा साहब से बिलमुशाफा बातचीत है। रीजन जो भी हो, मगर ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लिए पहला डेंट था, क्योंकि जब आपके बुलाने पर मुखालिफ कराची से खुद चल कर आए और एंड वक्त पर आप इनकार कर दें तो भले आपकी दलील लॉजिकल हो मगर लोग नहीं मानते। और यही हुआ। मुफ्ती तारिक मसूद के चाहने वाले खुश थे तो इंजीनियर साहब के चाहने वाले दुखी। लोग सोच रहे थे कि बात वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, मगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा शायद नहीं जानते थे कि इतने सालों बाद उनके कॉम्पिटिटर्स के हाथ इंजीनियर साहब की कमजोरी लग गई है। मनाजरे का अगला चैलेंज था मुफ्ती हनीफ कुरैशी का। मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी इंजीनियर साहब से मिलने जहलम पहुंचे, मगर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। लोग कहने लगे बड़ा आलिम बना फिरता है जो मनाजरे से डरता है, मगर इंजीनियर साहब की इस एतराज पर अपनी लॉजिक थी। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अपने बड़े से अपने हक में वीडियो बनवा लो कि ये मेरा रैप है, तो मुझे किसी गली मोहल्ले के इमाम मस्जिद के साथ बिठाओ तो मैं बैठूंगा, लेकिन तुम्हारा बड़ा ये कहेगा कि ये मेरा रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, जो तुम समझते हो, इसके दलाइल मेरे दलाइल है, ताकि मुझे उसके बाद किसी के साथ बैठना ना पड़े। यानी किसी भी मकतबा फिक्र के किसी भी आलिम ने अगर इंजीनियर साहब से मनाजरा करना हो तो वो अपने मकतबा फिक्र के सबसे बड़े स्कॉलर से ये वीडियो बनवाए कि अगर इंजीनियर साहब से मनाजरा करने वाला आलिम हार जाता है तो वो उनके मसलक के सबसे बड़े मुफ्ती की हार है, मतलब पूरे फिरके की हार समझ लें। एक ऐसा शख्स जिसके पास न कोई डिग्री है न सनद, सिर्फ यूट्यूब पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो ये एक्सपेक्ट करे कि एक ऐसा आलिम जिसने सालों दीन पढ़ा, डिग्री ली, उसकी सीवी में और भी बहुत बड़े बड़े काम हैं, उस पर अपने मसलक की जिम्मेदारी भी है, उसकी कही हुई बात फतवा है,
وہ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के लिए ऐसी वीडियो बनाए? ये सुनने में ही इम्पॉसिबल था। मेरे ख्याल में इंजीनियर साहब अगर उन्हें चैलेंज करने वालों को मनाजरों में शिकस्त देते तब ये पॉसिबल होता। वो इसलिए कि फिर जिस मसलक के मुफ्ती या आलिम को इंजीनियर साहब के हाथों शिकस्त होती तो उस मसलक के बड़े जो आलिम थे वो परेशान हो जाते, उन पर प्रेशर खुद ब खुद बन जाता। उस मसलक के लोग अपने बड़े आलिम से कहते कि सर आप जवाब दें, आप मैदान में आए, आपकी जरूरत है। मगर इंजीनियर साहब ने छोटे ही लेवल पे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, तो सामने वाले से इतनी बड़ी चीज एक्सपेक्ट करना समझ नहीं आता। अब इंजीनियर साहब की जो गाड़ी दीन के मैदान में तेजी से दौड़ रही थी, उसको एक और झटका तब लगा जब उन्होंने सियासत में एंट्री मारी। ये वो दौर था जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया था और इसी दौरान इंजीनियर साहब का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स अहद दें कि हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। शायद कोई पाकिस्तानी इमाम को यकीन आए। हार्ड लाइनर थे ये तो मालूम था, मगर रेड लाइन भी क्रॉस कर लेंगे ये कोई नहीं जानता था, शायद वो भी नहीं। और इंजीनियर मिर्जा साहब शायद ये भी नहीं जानते थे कि फिक़ही मसाइल में हार्ड लाइन लेना और होता है, मगर पाकिस्तान में रहते हुए ये लाइन क्रॉस करना और फिर कुछ ही अरसे बाद लोगों ने इंजीनियर साहब का ये बदला हुआ रूप भी देखा। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर गई। मतलब कि खान साहब का मुआवजना उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है, पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूँ, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है। सीधी सी बात, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। गैर तो गैर इंजीनियर साहब के अपने चाहने वाले भी तकसीम हो गए। हजारों लोग मायूस भी हुए और हजारों ने उनका दिफा भी किया। जो तनकीद उस वक्त सियासी जमातों पर हो रही थी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उस तनकीद का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। वो शख्स जो मजहब की तलाश में निकला था, जिसकी अपनी पहचान ही मजहबी और फिक़ही मसाइल की वजह से बनी थी, अब हर मौजू पर बात कर रहा था, सबको इंटरव्यूज दे रहा था। उसका सेलिब्रिटी ऑरा कंट्रोवर्सी में बदल रहा था। जिसे उसूल पसंद और बहादुर कहा जाता था, अब कुछ लोग डरपोक और इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कह रहे थे। और ये तो होना ही था, क्योंकि जब आप किसी भी सियासी लीडर पर तनकीद करेंगे तो उसके चाहने वाले आप पर तनकीद करेंगे। और इमरान खान के चाहने वालों की तादाद कितनी है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा हैं वो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। अल्लाह का शुक्र है हम ना कभी माजी में रहे, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में होंगे। हम इन प्रिंसिपल ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो यहाँ की सियासत को डिसाइड करे और लोगों को हीरो बनाए उसके बाद जीरो बनाए, ये उनका काम ही नहीं है। इंजीनियर मिर्जा साहब पर जानलेवा हमले भी हुए और मुकदमे भी बने। शायद इन्हीं गिरफ्तारियों की वजह से पीटीआई के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि इंजीनियर साहब का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है। अब इसका तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका मकसद अपडेट हो गया है, क्योंकि वो दीन से निकलकर हर टॉपिक पर बात करना शुरू कर चुके थे। खैर कुछ भी कहें, लेकिन ये बात तो मानने वाली है कि एक शख्स चारों तरफ से मुखालफत, गिरफ्तारियों, मुकदमात और हमलों के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। उसने आरामदेह जिंदगी छोड़कर खतरों से भरी लाइफ अडॉप्ट की। जिसके घर में कोई आलिम या मुफ्ती नहीं था, आज उसे हजारों लोग अपना इमाम समझते हैं। ये जर्नी किसी नॉर्मल इंजीनियर की जर्नी नहीं, क्योंकि इंजीनियर तो हर घर में पैदा होते हैं, मगर ऐसा इंजीनियर बनना हर किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने वाय की तलाश में नहीं निकलता, चेन ब्रेकर नहीं बनता, सवाल नहीं करता, तहकीक नहीं करता। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से आप लाख इख्तिलाफ करें, मगर उनकी काबिलियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल करने वाले हमेशा मुनफरिद होते हैं, और जो मुनफरिद होते हैं उनको शोहरत मिलती है, और शोहरत अपने साथ कंट्रोवर्सी भी लाती है। यही वजह है कि आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मशहूर भी हैं और कंट्रोवर्शियल भी, लेकिन कंट्रोवर्सी भी हमेशा बड़े लोगों की बनती है, छोटे लोगों को कोई नहीं पूछता। ऐसा मेरा नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कहना था। साथियों, नेकी का मौका आया तो देख के से बात की। अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और उम्मत को जोड़ने में हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया।